तो भूआकृतिक विज्ञान मैंने समाप्त किया, जिसके अंतर्गत न केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वत उत्थान, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सागर नितल का प्रसरण, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, सुनामी इत्यादि का आपने अध्ययन किया। इसके बाद भूआकृतिक विज्ञान के बाद अब हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किन किन बातों का आप अध्ययन करेंगे, सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं। इसके तहत आप जलवायु विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल किन किन तत्वों से बना है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। प्रीलिम में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, धरातल पर तापमान का वितरण, आर्द्रता और वर्षण, आर्द्रता और वर्षा यानी वर्षण, धरातल पर पवन, पवन प्रवाह पेटियां, पवन प्रवाह प्रणाली, धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली, वायुदाब पेटियां, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात। आप इसे लिख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात, वायु राशियां, वायु राशियां, वायु राशियों के अलावा पश्चिमी विक्षोभ, मोटा मोटा रूप में आप इन बातों का अध्ययन करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ होगा तो पढ़ाते समय हम उसे कवर कर देंगे। वैसे ज़्यादातर बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आजकल लगातार पूछा जा रहा है और आपसे हर साल पूछा जाएगा, कभी आईएएस परीक्षा में तो कभी पीसीएस परीक्षा में, वो है भूमंडलीय ऊष्मन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और साथ में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन। ओजोन परत से भी अलग से सवाल पूछे जाते हैं। ओजोन परत को जो खतरा है उस पर भी अलग से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है जो कि आपको जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग देंगे वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को। पहला चैप्टर होगा इसका, इस पूरे खंड का। आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल, सबसे पहले वायु के बारे में जानेंगे तब तो वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायु क्या है? वायु एक रंगहीन, वायु एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है। वायु एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसों का मिश्रण है, ठीक है। वायु की अन्य विशेषता है कि ये गतिशील है, वायु ठहरती नहीं है। वायु क्या है?
गतिशील होती है, गतिशीलता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही संपीड्य होती है, मतलब इसे हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। वायु को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जितना भी चाहे कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जितना भी चाहे दबा सकते हैं। जब आप साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? वायु को कॉम्प्रेस कर रहे होते हैं। ट्रक के टायर में हवा भर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? ट्रक के टायर में तो वैसे भी हवा है, हवा कहाँ नहीं है? धरातल पर ऐसी कोई वस्तु है क्या जहां हवा ना हो? ऐसा कोई स्पेस है? ट्रक के अंदर भी, टायर के अंदर भी हवा होती है, पंचर हो जाता है तब भी उसमें हवा रहती है। लेकिन ट्रक चले या साइकिल चले, इसके लिए जरूरी है कि केवल हवा न रहे बल्कि हवा उसमें कॉम्प्रेस रहे। तो उसमें हम हवा कंप्रेस करने के लिए हवा भरते हैं। यानी वायु संपीड्य है, कॉम्प्रेस्ड है, इसमें इसको आप कितना भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रहे, वायु को आप ज्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। वायु अलग अलग गैसों से बना है, इन गैसों को आप ज्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्लियर? जैसे आपके एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है ना, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है, अगर जैसे ही हवा के संपर्क में लाइए, दबाव कम करिए, रेगुलेटर घुमाइए, दबाव कम करिए, देखिए पूरी अंदर लिक्विड भरी रहती है, लेकिन जैसे ही आप दबाव कम करेंगे वो गैस के रूप में तब्दील हो जाएगी। यानी गैसें संपीड्य होती हैं, अगर ज्यादा संपीड्य करेंगे, ज्यादा कंप्रेस करेंगे उसे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हवा भी गतिशील होने के साथ साथ संपीड्य है। इसका एक अन्य खास गुण है कि इसका अनुभव तभी हमें होता है जब इसमें प्रवाह होता है। हवा का अनुभव हमें तभी होगा जब इसमें प्रवाह होगा, यानी जब ये गतिशील होगी, अन्यथा हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी की चारों तरफ वायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए वायु में भार है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के चलते वायु में भार है। इस भार को हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु में भार है, इस भार के चलते वायु में दाब है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के चलते वायु में भार है और इसलिए जिसे हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। हमने बताया कि वायु में कंप्रेस होने का गुण होता है और वायु में भार है। ये क्या है? यह धरातल। हवाओं का दबाव ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, क्योंकि हवा में क्या है? भार है। हवा में भार है तो हवा का घनत्व ऊपर ज्यादा होगा या नीचे होगा? घनत्व ज्यादा, और ऊपर जाने पर घनत्व कम। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए वायु में भार है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। स्वाभाविक रूप से धरातल के समीप घनत्व वायु में ज्यादा होता है और ऊपर घनत्व कम होता है। क्लियर? इसलिए समुद्र तल पर, चूंकि धरातल के पास हवाओं का घनत्व ज्यादा है, इसलिए वायुदाब सबसे ज्यादा कहां रहेगा? वायुदाब सबसे ज्यादा समुद्र तल पर रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे निचले स्थल कौन से हैं? पृथ्वी पर आधार तल किसे माना जाता है? समुद्र तल को माना जाता है। समुद्र तल से नीचे कोई दूसरा तल नहीं होता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा वायुदाब समुद्र तल पर अंकित किया जाता है, जो कितना होता है? 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये समुद्र तल पर वायुदाब होता है। इसे हम 1034 MB भी कहते हैं, यानी मिली बार। समुद्र तल पर वायुदाब कितना है? 1034 मिली बार। स्वाभाविक रूप से अगर हवाओं का घनत्व तो नीचे ज्यादा है, ऊपर जाने पर कम होगा, तो वायुदाब भी ऊपर जाने पर कम होगा। समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वायुदाब में कमी दर्ज की जाती है। यानी पर्वतों के शिखरों पर वायुदाब समुद्र तल की तुलना में कम पाया जाता है। पर्वतों के शिखरों पर वायुदाब समुद्र तल पर वायुदाब की तुलना में कम पाया जाता है, क्योंकि
हवा में संपीड्यता का गुण है, वायु संपीड्य है, इसके चलते ऊपर से नीचे की तरफ भार ज्यादा होने के चलते धरातल पर हवाओं का घनत्व ज्यादा है, ऊपर हवाओं का घनत्व कम हो जाता है। इसके चलते समुद्र पर सर्वाधिक वायुदाब, और उसकी तुलना में जैसे जैसे ऊपर हम किसी पहाड़ी ढाल के शिखर पर जाएंगे वहां पर वायुदाब में लगातार गिरावट आती जाती है। धरातल पर तापमान धरातल पर तापमान के नियंत्रण में भी वायु की प्रमुख भूमिका है। अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता तो कल्पना करिए क्या होता। वायुमंडल धरातल पर तापमान को भी नियंत्रित रखता है, यानी धरातल के तापमान को न बहुत ज्यादा बढ़ने देता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है। वायुमंडल के चलते ही धरातल पर तापमान नियंत्रित रहता है। अगर वायुमंडल पर धरातल पर वायुमंडल ना होता, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल ना होता तो क्या होता? वही होता जो चंद्रमा पर होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके चलते जो सौरिक विकिरण है, सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा के धरातल पर गिरती हैं। दिन में तो चंद्रमा बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल धधकने लगता है, और रात में चंद्रमा के धरातल से सारा जो ऊष्मा होता है वापस चला जाता है। यानी चंद्रमा का धरातल दिन में सूर्य से ऊष्मा लेता है और रात में सारी की सारी ऊष्मा वापस कर देता है। यानी कोई भी ग्रह या उपग्रह, किसी भी ग्रह या उपग्रह पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उसे हम सौरिक विकिरण कहते हैं। और जब उस ग्रह या उपग्रह का धरातल जब रात में ऊष्मा को वापस कर देता है, धधकते हुए तापमान को वापस कर देता है, तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य की तरफ से पृथ्वी की तरफ जो ऊष्मा आती है, विकिरण आता है, उसे सौरिक विकिरण, और पृथ्वी से तापमान के रूप में जो ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी सूर्य से सौरिक विकिरण प्रकाश के रूप में आता है। सौरिक विकिरण किस रूप में आता है? प्रकाश के रूप में आता है। और पार्थिव विकिरण किस रूप में वापस लौटता है? पार्थिव विकिरण प्रकाश के रूप में वापस नहीं लौटता है, वो तापमान के रूप में वापस लौटता है। ठीक वैसे ही जैसे आप शाम के समय कहीं खड़े हो जाएं अपनी छत पे या सड़क पे, तो सड़क से धधकती हुई ऊष्मा बाहर निकलती रहती है, जैसे लगता है बिल्कुल जला देगी, एकदम बेचैनी होने लगती है। हम ठंडी के दिनों में तो छत पर जाना चाहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में छत पर जाने का मन नहीं करता है शाम को। क्यों? क्योंकि आपका छत धधकता हुआ रहता है। क्यों धधकता रहता है? क्योंकि वो दिन में सूर्य से जो ऊष्मा लेता है, शाम के समय उसे वापस कर देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। जो ऊष्मा पृथ्वी वापस अंतरिक्ष को लौटाती है उसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्लियर? तो अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता तो सौरिक विकिरण से पृथ्वी दिन में गर्म हो जाती, लगभग तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता शाम के 3 बजते बजते। और रात में क्या होता? रात में पृथ्वी सारी की सारी ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर देती। यानी रात के 3 बजते बजते पृथ्वी का तापमान कितना हो जाता? -140 डिग्री सेल्सियस। शुक्र है कि पृथ्वी की चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल क्या करता है? एक तरफ तो सौरिक विकिरण का अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन कर देता है, जिससे कि पूरा सौरिक विकिरण धरातल पर नहीं आ पाता। दूसरी तरफ पृथ्वी पार्थिव विकिरण का भी थोड़ा सा अवशोषण कर लेती है, जिससे रात में तापमान -140 डिग्री नहीं जा पाता। यानी वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल की तरह काम करता है, रात में गर्म रखता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी सारी ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर देती और पृथ्वी एकदम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह पूरी पृथ्वी रात में बन जाती, एकदम जम जाती है ना। तो वायुमंडल पृथ्वी के तापमान के नियंत्रण में भी, धरातल के तापमान के नियंत्रण में भी अपनी भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल वास्तव में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल वास्तव में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम,
हाइड्रोजन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान। वायुमंडल इन गैसों का मिश्रण है। ये सभी गैसें आप ध्यान से देख लीजिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन। इनमें से वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि वायुमंडल में जितना भी आयतन है, यानी वायुमंडलीय आयतन के लगभग 99% भाग का निर्माण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। वायुमंडलीय आयतन के 99% भाग का निर्माण केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। बाकी 1% में ये सारी की सारी गैसें शामिल हैं। इनकी मात्रा कितनी है? 1% है। नाइट्रोजन कितना है? ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%। मोटा मोटा कुछ दशमलव में भी है। इस तरह से संपूर्ण वायुमंडलीय आयतन के 99% भाग का निर्माण केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हो जाता है। क्लियर? हमने जितनी भी गैसें बताई, इनमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी गैसें अक्रिय मानी जाती हैं। यानी ये तीनों सक्रिय गैसें हैं। इन तीनों को छोड़कर जितनी भी गैसें हैं वो अक्रिय गैसें मानी जाती हैं, यानी वो दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। क्लियर? गैसों के अलावा आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इनके अलावा दो और गैसें हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। ये दो गैसें हैं रेडान और ओजोन। उपरोक्त गैसों के अलावा रेडान और ओजोन भी वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। रेडान और ओजोन की। वायुमंडल में गैसों के अलावा क्या है? गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प। गैस, आप अभी तक तो आपने गैसें देखी कि वायुमंडल किन गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कण से मिलकर बना है। वायुमंडल का संगठन 3 प्रकार के तत्वों से हुआ है। वायुमंडल का संगठन 3 प्रकार के तत्वों से हुआ है, गैसों से, जलवाष्प से मिलकर और धूल कणों से मिलकर। ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आप पढ़ रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन 3 तरह के तत्वों से हुआ है, गैसों से, जलवाष्प से और धूल कणों से। जलवाष्प और धूल कण की भूमिका मौसम और जलवायु निर्धारण में काफी ज्यादा होती है। मौसम और जलवायु के निर्धारण में जलवाष्प और धूल कण अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी जलवाष्प और धूल कण नहीं होता तो हम रोज रोज मौसम बदलता हुआ नहीं देखते। यानी मौसम में जो चरम घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, इन सभी में जलवाष्प, आंधी, तूफान, वर्षा, कुहरा, ओला, हिमपात, ओस का पड़ना, यानी मौसम में जितने भी एक्टिविटीज हम दिखाई देते हैं ये सभी जलवाष्प और धूल के चलते संपन्न होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मौसम निर्धारण में तो ज्यादातर जलवाष्प का ही योगदान है, धूल कणों का क्या है? धूल कणों का भी काफी ज्यादा योगदान है। अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होंगे तो जलवाष्प का संघनन नहीं हो पाएगा, है ना? तो किस तरह से जलवाष्प के संघनन में धूल कण अपनी भूमिका निभाते हैं, इसकी बात भी हम थोड़ी देर में करेंगे। अब हम बारी बारी सबसे पहले अध्ययन करेंगे गैसों का। पहले हम गैसों का अध्ययन करेंगे।
उसके स्थान पर उसके बाद हम जलवाष्प का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम धूल कणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैसों से। ऑक्सीजन। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें से मानव जीवन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वायुमंडलीय आयतन के 21% भाग का निर्माण करती है। ये मानव जीवन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गैस है, वायुमंडलीय आयतन के 21% भाग का निर्माण करती है। ऑक्सीजन की एक बड़ी खासियत यह है कि दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ सुगमता से मिल जाती है। ऑक्सीजन दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ सुगमता से मिलकर अनेक तरह के यौगिकों का निर्माण करती है। दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ सुगमता से मिलकर अनेक रासायनिक यौगिकों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए H2O अर्थात जल हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करती है, उदाहरण के लिए पानी। ऑक्सीजन की एक अन्य खास बात यह है कि प्रज्वलन के लिए यह एक अनिवार्य गैस है। ऑक्सीजन की दूसरी खास बात यह है कि प्रज्वलन के लिए मतलब जलने के लिए एक अनिवार्य गैस है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होता तो कोई भी वस्तु जल नहीं पाती। कोई वस्तु जल रही है इसका मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन का व्यय हो रहा है। कोई वस्तु प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, इसका मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन का व्यय हो रहा है। वायुमंडल में जितनी ही ऊंचाई पर हम जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती जाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अधिकतर भाग धरातल के निकट ही पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती जाती है। यही कारण है कि पर्वत के शिखरों पर पहुंचने पर ऑक्सीजन में कमी अनुभव होता है ना। पर्वत के शिखरों पर ऑक्सीजन में कमी अनुभव होता है, इसलिए जो एवरेस्ट पर्वत के जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी की समस्या से उन्हें जूझना ना पड़े। दूसरी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन भी एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय आयतन के 78% भाग का निर्माण करता है। वायुमंडलीय आयतन के 78% भाग का निर्माण नाइट्रोजन द्वारा होता है। नाइट्रोजन जिस तरह से ऑक्सीजन दूसरे तत्वों के साथ आसानी से सुगमता से मिल जाता है लेकिन नाइट्रोजन दूसरे तत्वों के साथ सुगमता से मिल नहीं पाता, यानी नाइट्रोजन जल्दी यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। ऑक्सीजन शीघ्र ही किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर सुगमता से यौगिक का निर्माण नहीं करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका क्या है? वायुमंडल में भूमिका ऑक्सीजन को डाइल्यूट करना, इसको हिंदी में तनु कहते हैं, इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका ऑक्सीजन को डाइल्यूट करना है। यानी अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो आग लगती और बढ़ती चली जाती, यानी यह प्रज्वलन को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन जो है प्रज्वलन को नियंत्रित करता है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता और किसी वस्तु में एक आग लगाते आप तो बहुत दूर तक आग लग जाती, आग जल्दी बंद नहीं हो पाती, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन है इसलिए आग जल्दी ही बुझ जाती है। अगर कहीं पे आग लगी हो और ढेर सारी मात्रा में आप वहां पे नाइट्रोजन गैस का बिखराव कर दीजिए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देता है। इसके अलावा जो जीवों में जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं, हम आप जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं, जो बेसिक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, तो जिन तत्वों से हम मिलकर बने हैं,
है ना, जिन यौगिकों से हम मिलकर बने हैं। तो जो जीवों में जो पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं वो नाइट्रोजनी यौगिक कहलाते हैं। आप जितने भी यौगिकों को देखिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना का अध्ययन करिए, है ना, उसका रासायनिक सूत्र देखिए, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन का, प्रोटीन का, इनका जब आप रासायनिक सूत्र देखेंगे तो उसमें N कहीं न कहीं जरूर छुपा रहता है, उपस्थित रहता है। तो जीवों में जो पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं, जीवों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण वायुमंडलीय नाइट्रोजन से होता है। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, इन सभी नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ही होता है। यानी मानव शरीर और वनस्पतियों में जो यौगिक हैं उनका निर्माण भी नाइट्रोजन से मिलकर हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वस्तुओं के जलने से उत्पन्न होता है। जब वस्तुएं जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0.03% है। वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। जो वनस्पतियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही भोजन का निर्माण करती हैं। तो वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। जलवायु के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गैस है ये। CO2 जलवायु के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गैस। आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? जो सौरिक विकिरण होता है, सूर्य से जो विकिरण यानी प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश ऊष्मा जो है वो प्रकाश के रूप में आती है। क्लियर? जो सौरिक विकिरण जो होता है वो प्रकाश के रूप में आता है। तो वायुमंडल सौरिक विकिरण को रोक नहीं पाता है। यानी हमारा तरफ जो वायुमंडल है वो सौरिक विकिरण के लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। हमारा जो वायुमंडल है सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन को रोकने में सक्षम नहीं है। यानी सोलर रेडिएशन का अधिकतर भाग थोड़ा बहुत परावर्तित अवशोषित होता है और अधिकतर भाग चलाता है सीधे सीधे पृथ्वी पर। पृथ्वी सोलर रेडिएशन से दिन में गर्म होती है, फिर शाम के समय पृथ्वी सोलर रेडिएशन से जब गर्म हो जाती है तो शाम के समय ऊष्मा को वापस करती है। सोलर रेडिएशन प्रकाश के रूप में आता है, लेकिन पृथ्वी से जो ऊष्मा जाती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी से निकलने वाला पार्थिव विकिरण प्रकाश के रूप में नहीं लौटता है बल्कि तापमान के रूप में लौटता है। सौरिक विकिरण लघु तरंगी होता है, उसमें जो उसकी जो वेव्स होती हैं वो काफी स्मॉल होती हैं, लघु तरंगी होता है, इसलिए वायुमंडल उसके लिए पारदर्शी है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगी होता है, वायुमंडल उसके लिए पारदर्शी नहीं है। वायुमंडल में एक गैस उपस्थित है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा केवल 0.03% है। वायुमंडल में 0.03% मात्रा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यानी कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सूक्ष्म मात्रा है ये नहीं होती तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं कर पाता। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के चलते ही वायुमंडल पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेता है, उस ऊष्मा का 50% भाग अंतरिक्ष में वापस भेज देता है वायुमंडल, और उसका 50% भाग दोबारा पृथ्वी को वापस कर देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिस पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है उसका 50% भाग फिर से पृथ्वी को वापस कर देता है। इसके चलते वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल की भांति काम करता है, यानी पृथ्वी रात में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती। और ये कमाल किसके बल पे हो रहा है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के बल पे। कल्पना करिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% हो जाए,
जिस दिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% हो जाएगी, पृथ्वी पर जीवन लायक परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितना भी पार्थिव विकिरण निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को ज्यादा अवशोषित करेगा और उसका 50% भाग वापस कर देगा। पृथ्वी धू धू करके जलने लगेगी। क्लियर? तो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए हानिकारक गैस न होकर पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आवश्यक गैस है, अपरिहार्य गैस है। अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो जीवन लायक परिस्थितियां नहीं होती। लेकिन इंसानों की जिम्मेदारी है कि वायुमंडल अपने क्रियाकलापों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि वस्तुओं को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो जलवायु के लिहाज से, वायुमंडल में जलवायु के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यह पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है और उसका 50% भाग दोबारा वापस करता है। इस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ये ग्रीन हाउस क्या होते हैं? सब्जियों, फलों, फूलों की खेती जो पृथ्वी का इक्वेटर वाला इलाका है वहां पे आसान होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास तापमान है, वर्षा भी है। ध्रुवीय क्षेत्रों वाले में जो देश हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो देश स्थित हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, इन क्षेत्रों में सब्जियां, फल फूल उगाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत कम होता है। तो सब्जी, फल फूल उगाने के लिए जरूरी है कि नॉर्वे, स्वीडन जो कि उत्तरी ध्रुव के पास हैं, इसके लिए जरूरी है कि वहां पर तापमान को बढ़ाया जाए। तो तापमान को बढ़ाने के लिए वहां शीशे के घर बना दिए जाते हैं। शीशे के घर जब बना दिए जाते हैं तो उसमें सौरिक विकिरण प्रकाश के रूप में प्रवेश तो कर जाता है, क्योंकि सौरिक विकिरण का जो प्रकाश है वो शीशे को पार कर जाता है ना? शीशे का घर है, प्रकाश उसको पार तो कर गया, अंदर पहुंचा, शीशे के घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर के चलते जो ऊष्मा निकली, तापमान बढ़ा, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो एक तरह से पार्थिव विकिरण है। तो शीशे का जो घर होता है ना, वो पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता। क्यों? क्योंकि पार्थिव विकिरण प्रकाश के रूप में वापस नहीं जाता है, पार्थिव विकिरण टेम्परेचर के रूप में वापस जाना चाह रहा है, लेकिन जो शीशे का घर वो टेम्परेचर को रोक दिया। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? वो शीशे के घर जो कि ग्रीन हाउस होते हैं, वहां सब्जियों की खेती की जाती है, इसलिए उन घरों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। तो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी जो शीशे के घर होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी ये एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे कि शीशे के घरों में टेम्परेचर बाहर क्यों नहीं निकलता? आप कभी एसी बंद करके अपनी कार में धूप में बैठ जाइए, आप अपनी कार को धूप में खड़ी करिए जून जुलाई के महीने में दिन में 2 बजे और एसी मत चालू करिए, है ना? शीशे बंद कर दीजिए, आपके शीशे, आपके कारों के शीशे बंद होने चाहिए और यह सुनिश्चित करिए कि सूर्य का प्रकाश शीशों के माध्यम से अंदर आ रहा हो। सूर्य का प्रकाश जब अंदर आता है तो तापमान बढ़ा देता है अंदर का, और आपने क्या किया है? शीशा बंद कर दिया है, टेम्परेचर बाहर निकल नहीं पाएगा, घुटन हो जाएगी और अधिक तापमान के चलते जान भी जा सकती है। वहां पे क्या इफेक्ट पैदा हो रहा है? उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। क्लियर? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका भी ग्रीन हाउस गैस की तरह है। क्लियर? तो मैंने कहा कि जलवायु के लिहाज से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें जलवायु के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण की ऊष्मा का अवशोषण करती है और उसकी 50% मात्रा पृथ्वी को वापस कर देती है, जिससे पृथ्वी पर ताप संतुलन बना रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी पर ताप संतुलन बना रहता है, पृथ्वी पर जीवन लायक परिस्थितियां या जीवन जीने लायक ऊष्मा उपस्थित रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो पृथ्वी रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी और वायुमंडल के बीच तापमान विनिमय का काम करता है। तापमान विनिमय मतलब पृथ्वी जो वापस करती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस कर देता है। तो हो गया ना टेम्परेचर का विनिमय। नेक्स्ट,
ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से जलवायु के निर्धारण में दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस ओजोन है। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का ही अपरूप है, यानी ओजोन कार्बन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। जब ऑक्सीजन के 3 अणु परस्पर मिल जाते हैं तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन वायुमंडल चूंकि पारदर्शी है, रंगहीन है, लेकिन ओजोन गैस हल्के से नीले कलर की होती है। क्लियर? ओजोन गैस पृथ्वी पर जहरीली भी है। ओजोन हल्के से ब्लू कलर की होती है, नीला कलर की होती है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ये एक जहरीली गैस है ओजोन। लेकिन वायुमंडल में इसकी भूमिका जीवन रक्षक की है। वायुमंडल में इसकी भूमिका जीवन रक्षक की है। ये पृथ्वी के लिए एक छतरी का काम करती है, एक छाते का काम करती है। वायुमंडल में ओजोन परत 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है। यानी ओजोन गैस का सर्वाधिक घनत्व वायुमंडल में धरातल से 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाया जाता है। इसलिए ओजोन परत को हम समताप मंडली ओजोन परत भी कहते हैं। जो समताप मंडली ओजोन परत है, धरती पर तो ये जहरीली गैस है, लेकिन समताप मंडली ओजोन परत की भूमिका जीवन रक्षक की है। समताप मंडली ओजोन परत सूर्य की किरणों के साथ आने वाले पराबैंगनी विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लेती है। यानी पराबैंगनी विकिरण जिससे पृथ्वी गर्म होता है, तो यह सौरिक पराबैंगनी विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लेती है और केवल पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की केवल उतने ही भाग को पृथ्वी पर पहुंचने देती है जितना जीवधारियों के लिए जरूरी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि पहुंचेगा नहीं तो पृथ्वी गर्म कैसे होगी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचना जरूरी है और समताप मंडलीय ओजोन परत उसके केवल उतने ही भाग को पृथ्वी तक पहुंचने देती है जितना जीवन के लिए जरूरी है। वायुमंडलीय ओजोन परत को खतरा है किससे? वायुमंडलीय ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक कृत्रिम रसायन से है। ये क्या है? इंसानों द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली औद्योगिक कृत्रिम रासायनिक यौगिक है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक कृत्रिम रासायनिक यौगिक है। तो वायुमंडलीय ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा CFC से है। जब इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली CFC वायुमंडल में जाता है तो ओजोन परत को तोड़ देता है, ओजोन गैस को तोड़ देता है। कैसे? ओजोन मतलब O3, CFC क्या करता है? O2 प्लस O में तब्दील कर देता है, ऑक्सीजन का एक अणु और 2 अणु। इस तरह से ओजोन गैस का विनाश चलता रहता है। इससे ओजोन परत में छींड़ता आती जाती है, ओजोन परत पतली होती जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति में ओजोन परत के निर्माण और विनाश का काम साथ साथ चलता है। प्राकृतिक रूप से अगर इंसान CFC गैस का उत्पादन न भी करे तो भी प्रकृति में ओजोन परत का निर्माण और विनाश साथ साथ चलता रहता है। कुछ गैसों का विनाश होता है तो कुछ गैसें उत्पन्न भी होती रहती हैं। लेकिन प्राकृतिक क्रिया द्वारा ओजोन गैस के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया से समताप मंडलीय ओजोन परत की समस्थिति यानी उसकी स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति जितना नुकसान करती है उतने की भरपाई करना जानती है। लेकिन जब इंसानी क्रियाकलापों से जब CFC जैसे गैस वायुमंडल में पहुंचते हैं तो ओजोन गैस के जो क्षय की दर है यानी विनाश की जो दर है वो निर्माण की दर से ज्यादा हो जाती है। हमने पहले ही बताया कि प्रकृति में ओजोन के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। यानी एक तरफ ओजोन टूटता रहता है, दूसरी तरफ ओजोन जुड़ता भी रहता है।
लेकिन जब मानवीय क्रियाकलापों से ऐसी गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं तो ओजोन के विनाश की दर निर्माण की दर से बढ़ जाती है, जिससे ओजोन परत जगह जगह छीड़ होने लगता है, ओजोन की परत पतली होने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, यानी ओजोन रहित क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। समताप मंडल में ऐसे क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है जो ओजोन रहित होते हैं, इसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। क्लियर? तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा सीएफसी नामक यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक कृत्रिम रासायनिक औद्योगिक यौगिक से है। सीएफसी का इस्तेमाल इंसान द्वारा कहां कहां किया जाता है, जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में जो पीछे जो नलियां लगी होती हैं, है ना, जिनमें गैसें भरी होती हैं, जिनके माध्यम से कमरे का जो टेम्परेचर होता है बाहर चला जाता है ना, इसलिए कमरा ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कमरे के टेम्परेचर को बाहर कर देता है कमरे से, यही उसका काम है, इसलिए कमरा अपने आप ठंडा हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में इस गैस का प्रयोग होता है। इसके अलावा एसी में इस गैस का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है। हम जो डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, डिओड्रेंट में भी एक बार में दबाते हैं और सारा का सारा डिओड्रेंट बाहर निकल आता है, एक ही बार दबाने से सारा का सारा डिओड्रेंट बाहर चला आता है, वो गैस सीएफसी होती है। इसके अलावा सोफे के जो फोम होते हैं, सोफे के फोम वगैरह का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें सीएफसी गैस का प्रयोग किया जाता है, सोफे के फोम वगैरह बनाने में। इसके अलावा महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये वस्तुएं खराब होती हैं, मान लेते हैं आपके घर में जो एसी है, फ्रिज है, पुराना हो गया, आपने कबाड़ वाले को बेच दिया, अब कबाड़ वाला क्या जाने, वो तो सीधे पचका के तोल देगा, है ना, पचका के तोल दिया। अब वो जो गैस थी उसका रिसाव हो गया, गैस कहाँ चली गई, वायुमंडल में। इस तरह से सीएफसी वायुमंडल में पहुंचता रहता है। आप जब डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सीएफसी निकलता रहता है वायुमंडल में। तो ये जो गैस होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये तो हो गया, आपने गैसों का अध्ययन किया, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं। आप पढ़ रहे हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्वों से हुआ है, गैसों से, जलवाष्प से और धूल कणों से। तो अब हम अध्ययन करेंगे जलवाष्प का। वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादातर निचली परतों में पाया जाता है, यानी धरातल के निकट की जो परतें हैं वायुमंडल की, वहीं पर जलवाष्प पाया जाता है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 98% जलवाष्प पाया जाता है। यानी पृथ्वी की धरातल से अगर आप 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो वायुमंडल में जितना भी जलवाष्प उपस्थित है, ह्यूमिड उपस्थित है, उसका 98% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही समाप्त हो जाता है। यानी 8 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जाने पर जलवाष्प बहुत ही कम होता है। स्वाभाविक रूप से आप पहले से जानते हैं कि क्या क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है, क्या वहां पर जलवाष्प नहीं है? नहीं। क्षोभ मंडल के ऊपर जितने भी मंडल हैं, चाहे समताप मंडल हो, चाहे मध्य मंडल हो, है ना, या फिर आयनो मंडल हो, जितने भी हैं वहां पर जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं। 98% भाग केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके अलावा ऊंचाई पे जाने पे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, साथ ही मान लेते हैं बीच में विषुवत है और इधर ध्रुव है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। जब आप विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हो तब भी जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। विषुवत रेखा पर वर्षा ज्यादा होती है, समुद्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। विषुवत रेखा पर वर्षा ज्यादा होती है, समुद्रों में वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। इसके चलते विषुवत रेखा का जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वहां पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। और जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों के वायुमंडल जो होता है शुष्क होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। ठंडी हवा नमी को धारण नहीं कर पाती, गर्म हवा नमी को ज्यादा धारण करती है, ठंडी हवा नमी को कम मात्रा में धारण कर पाती है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आर्द्र वातावरण में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जलवाष्प
यानी ऊंचाई बढ़ने पर भी इसकी मात्रा घटती है, ध्रुवों की ओर जाने पर भी जलवाष्प की मात्रा घटती है। वायुमंडल में सर्वाधिक जलवाष्प विषुवत रेखीय वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की भूमिका मौसम और जलवायु निर्धारण में सर्वाधिक है। मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के निर्धारण में जलवाष्प की भूमिका सर्वाधिक है। कैसे? जिस तरह से CO2 काम करता है उसी तरह से जलवाष्प भी काम करता है। जलवाष्प भी सौरिक लघु तरंगी विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगी सौरिक विकिरण को पृथ्वी पर आने देता है, यानी सौरिक विकिरण के लिए यह पारदर्शी होता है, उसी तरह से जलवाष्प भी सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में वापस लौटने वाली ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, यानी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है और इस तरह से पृथ्वी पर ताप संतुलन को बनाए रखता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ताप संतुलन को बनाए रखता है, उसी तरह से जलवाष्प भी पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके पृथ्वी पर तापमान संतुलन को बनाए रखता है और पृथ्वी पर जीवन धारण करने लायक परिस्थितियां बनी रहती हैं। क्लियर? तो यानी पृथ्वी पर तापमान को संतुलित रखने में जलवाष्प भी अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा घनीभूत आर्द्रता के जितने भी रूप हैं, संघनन क्या होता है? वायुमंडल में जलवाष्प है, जलवाष्प जब जल की बूंदों में परिवर्तित होता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। जलवाष्प जब भी जल की बूंदों में पानी के कणों में परिवर्तित होता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। तो जब जलवाष्प पानी के कण में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं घनीभूत आर्द्रता। घनीभूत आर्द्रता के कितने रूप हो सकते हैं? बादल, वर्षा, हिमकण, ओस, पाला, कोहरा। घनीभूत आर्द्रता के सभी रूपों, चाहे बादल हो, वर्षा हो, हिमकण, ओस, पाला, कोहरा, इन सभी का निर्माण जलवाष्प से ही होता है। ये सभी जलवाष्प से ही निर्मित हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा बादल क्या है, गैस है या द्रव है, तो आप कहेंगे बादल जल के कण होते हैं, ये गैस नहीं होता है, बल्कि बादल के कण छोटे छोटे पानी के कण होते हैं। क्लियर? तो घनीभूत आर्द्रता के सभी रूपों का निर्माण जलवाष्प से ही हुआ है। इसके अलावा वायुमंडल में जितने भी तरह के डिस्टरबेंस पाए जाते हैं, वायुमंडल में जितने भी तरह के विक्षोभ पाए जाते हैं, वायुमंडल में जितने भी प्रकार के विक्षोभ पाए जाते हैं, डिस्टरबेंस पाए जाते हैं, जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, इन सभी को हम तड़ित झंझा भी कहते हैं। तड़ित झंझा। वायुमंडलीय विक्षोभ, उदाहरण के लिए आंधी, तूफान, चक्रवात, तड़ित झंझा, इन सभी को ताकत कहां से प्राप्त होती है? इन सभी को अपनी ताकत जलवाष्प से प्राप्त होती है। यानी चक्रवात की ताकत का स्रोत क्या है? जलवाष्प होता है। तड़ित झंझा की ताकत का स्रोत क्या है ना? तो जलवाष्प ही वायुमंडलीय विक्षोभ के विभिन्न रूपों जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, तड़ित झंझा इत्यादि को ताकत प्रदान करता है। क्लियर? ये तो हो गया गैस और जलवाष्प। इसके बाद हम देखेंगे धूल कण की भूमिका। धूल कण वायुमंडल में जितने भी ठोस कण पाए जाते हैं,
धूल कण। वायुमंडल में जितने भी ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जितने भी प्रकार के ठोस कण पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? देखिए, वायुमंडल में गैस है, जलवाष्प है, तो गैस और जलवाष्प के अलावा वायुमंडल में जितने भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में पाए जाते हैं, यानी छोटे कणों के रूप में होने चाहिए, जितने भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में पाए जाते हैं, उन सभी को हम धूल कण की संज्ञा देते हैं। ये धूल कण में क्या क्या हो सकता है? धूल कण के अंतर्गत फूलों के पराग, है ना, फूलों के पराग भी हो सकते हैं, जो धुएं के महीन कण होते हैं, धुएं के महीन कण, पराग धुएं के महीन कण, या हवा द्वारा उड़ाए जाने वाले रेत के कण। फूलों के पराग, धुएं के महीन कण, हवा द्वारा उड़ाए जाने वाले रेत के कण, इन सभी को धूल कण के अंतर्गत रखा जाता है। जलवाष्प की भांति मौसम निर्धारण में धूल कणों का अत्यधिक महत्व है। मौसम निर्धारण में धूल कण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसे इसकी शुरुआत कहां से होती है? धूल कण सौरिक विकिरण का अवशोषण करते हैं। अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन। वायुमंडल में गैसों और धूल कणों द्वारा जब सौरिक विकिरण का प्रकीर्णन होता है, गैसों और धूल कणों द्वारा जब सौरिक विकिरण का प्रकीर्णन हो जाता है, तो उसी के चलते आसमान हमें नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम को लाल दिखाई पड़ता है, दिन में नीला दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में सौरिक विकिरण के प्रकीर्णन का परिणाम होता है। इसका मतलब मौसम के निर्धारण में यहां भी धूल कण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा जो धूल कण होते हैं वो संघनन नाभिकों का काम करते हैं, यानी जो जलवाष्प होता है उन्हें पानी के कणों में तब्दील होने के लिए एक छोटा कण चाहिए। जो हवा में जलवाष्प होता है उन्हें पानी के कण में तब्दील करने के लिए एक छोटा कण चाहिए। जलवाष्प छोटे कण पर ठहर के ही पानी के कणों में तब्दील हो सकता है। तो धूल के कण संघनन नाभिकों का काम करते हैं, जिन पर जलवाष्प का घनीभवन होता है, जिन पर आर्द्रता घनीभूत होती है, यानी धूल के कण संघनन नाभिकों का भी काम करते हैं। यह आपने पढ़ा वायुमंडल का संघटन, जिसके अंतर्गत वायुमंडल में गैसों के मिश्रण से लेकर जलवाष्प और धूल कणों तक का अध्ययन किया गया। यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिहाज से पर्याप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, नीचे कौन सी परत है, मध्य में कौन सी परत है, ऊपर, और वायुमंडल की परतों की ऊंचाई कहां तक है, वायुमंडल की किस परत की विशेषता और लक्षण क्या क्या है। वहां से प्रीलिम और मेंस में सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से वायुमंडल का संगठन और संरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पर मुख्य परीक्षा से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वायुमंडल की संरचना। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।